Okay, so let us start the formula for the rotational motion. रोटेशनल मोशन टॉपिक है आपके नीट में और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। न्यूमेरिकल्स इस पे काफ़ी अच्छे बनते हैं, बहुत ही कंसेप्चुअली रिच ये आपका टॉपिक है। देखो, जैसे बात पहले आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है, जिसके बारे में न्यूटन ने और बाद में आयलर और लोगों ने बात की है। तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर, जब उसके ऊपर फोर्स लगाते तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, अपनी अवस्था का परिवर्तन वो तभी करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को बनाए रखने का जो गुण होता है वो उसका इनर्शिया होता है। जैसे ये इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सीधे न्यूटन की भाषा की बात करें तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक बड़ा पत्थर है, वो बड़ा पत्थर रुका हुआ है कहीं, तो उसके अंदर चूंकि मास ज़्यादा है इसीलिए उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, यानी वो बड़ा पत्थर अपने रुके हुए स्टेट को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा बल नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया, तो आप उस पत्थर को हिला नहीं पाओगे क्योंकि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये गोल पत्थर होता और लुढ़कना शुरू कर देता, तो आप उसको रोक भी ना पाते, क्योंकि वो बड़ा मास होने की वजह से उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है, यानी कि वो अपनी उस रोलिंग टेंडेंसी को बनाए रखेगा, ज़्यादा उसकी तरफ फेवर करेगा और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको रोकने के लिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये लीनियर मोशन के लिए सही है। जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है या एक्सिस उसके होके गुजर रही उससे घूम रहा होता है, तो ऐसे स्टेट में क्या होता है, ऐसे स्टेट में वो जो मास है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है इसका भी असर पड़ता है। जैसे एक पहिया हो गया, एक रथ का पहिया हो गया, एक चक्की का पहिया हो गया, इन सब में क्या है, मान लो सब 50-50 किलो के हैं, लेकिन पहिया, रथ के पहिए, चक्की में, इसमें क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ता है रोटेशनल का। तो अगर इसको डिफाइन करने की बात आए तो आप देख रहे हो, जैसे मान लो किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम ये देखेंगे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टेंस जो है एक्सिस से वो उसके स्क्वायर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो आई जो है mr स्क्वायर, इस टेंडेंसी के हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अच्छा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे मास कम है तो क्या होगा, अगर मास कम होता है तो आसानी से उसको हिला सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इट इज़ ऑलवेज ईजी टू रोटेट इट। अगर आप किसी एक्सिस के बाद रोटेट करना चाहते हो तो आपको बहुत ही सहूलियत होगी। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो इट विल बी हार्ड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, उसको मुश्किल होगी आपको। एक जनरलाइजेशन यहाँ पर ये है, देखो आपने पढ़ा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट होता है। सिलेंडर का कुछ और होता है, रिंग का कुछ और होता है, डिस्क कुछ और होता है, हॉलो स्फीयर कुछ और होता है, सॉलिड स्फीयर कुछ और होता है। तो अगर सबका इस तरह से अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो हम एक नॉर्मल रिजल्ट की तरफ कैसे जा पाएँ। फिर तो कभी हम 2/3 mr स्क्वायर लिखेंगे, कभी 1/2 mr स्क्वायर लिखेंगे। तो उसका एक जनरलाइजेशन तरीका ये निकाला गया कि चलो हम रेडियस ऑफ गायरेशन का इस्तेमाल करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको I = मास टाइम डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है। जैसे यहाँ पे देखा था आपने कि I = मास टाइम डिस्टेंस का स्क्वायर था, यही लॉजिक आपको यहाँ पर बनाए रखना है। तो आप कहोगे फिर सर 1/2 और 3/5 और 2/3 जो नंबर आते हैं इनको हम कैसे टैकल करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो k स्क्वायर है इसकी वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी। मतलब किसी स्थिति में आपका जो k स्क्वायर है वो 2/5 r स्क्वायर हो जाएगा, कहीं 2/3 r स्क्वायर हो जाएगा, कहीं 1/2 r स्क्वायर हो जाएगा। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो k की वैल्यू है, k स्क्वायर की वैल्यू है, वो चेंज होती रहेगी। आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया सी बात है, मतलब हम मेन फार्मूला लेके चलेंगे mk², यहाँ k की वैल्यू चेंज होती रहेगी और इस k की वैल्यू को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, I/m जो है वो k की वैल्यू आ गई, k = I/m, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं। अब कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। जनरली काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन इन रोटेटिंग द बॉडी फ्रॉम 0 वेलोसिटी टू ओमेगा वेलोसिटी। अगर हम ओमेगा को रोटेशनल वेलोसिटी कह रहे हैं
तो किसी ऑब्जेक्ट, ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम की आपसे बात कर रहे हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को जीरो से रेस्ट स्टेट से ओमेगा वेलोसिटी तक ले जाने में जितना वर्क डन करना होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। और जैसे कि लीनियर मोशन में हाफ mv स्क्वायर उसका होता है, वैसे यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आई वही रोल प्ले कर रहा है जो कि मास प्ले करता है। इससे मास होता है, यहाँ आई जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मास के साथ आर स्क्वायर भी लगा हुआ है, इसीलिए भी इसको रोटेशनल इनर्शिया का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आई का रोल वही है जो कि लीनियर मोशन में मास का रोल है। Now we have a very beautiful diagram which is very thought provoking diagram। देखो यहाँ पर हम ये पाएंगे, अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक रोलिंग प्रोसेस होता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट लुढ़कता है किसी ढाल पर या किसी समतल सतह पर लुढ़क रहा होता है तो रोल कर रहा होता है। रोल करते समय क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट उस सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में कभी न कभी आते रहते हैं। तो आप देखोगे कि रोलिंग के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रोल कर रहा है, लुढ़कता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि उसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है, पूरे का पूरा गोला आगे बढ़ा भी और बार बार रोटेट भी किया, तो वहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा होता है। इस चीज़ को इस डायग्राम से बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। आप लेफ्ट में देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखो, एक गोला है और आप कहो कि केवल उसमें लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो भाई उसका एक सेंटर ऑफ मास भी है। आप देखो यहाँ उसका एक सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास भी ट्रांसलेट कर रहा है, उसमें कुछ हमने पॉइंट, इंडिकेटर पॉइंट बना दिए, वो इंडिकेटर पॉइंट भी आगे इस तरह से ट्रांसलेट हो रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मान लो एक एक्सिस है इधर, उस एक्सिस के अबाउट अगर ये गोला रोटेट करे इस तरह से रोटेट करे, तो इसके पॉइंट पर आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। तो ये जो सेकंड डायग्राम है, दिस इज द प्योर रोटेशन, फर्स्ट डायग्राम है प्योर ट्रांसलेशन, और जो ये दूसरा डायग्राम है जो इक्वल टू करके यहाँ पर आ रहा है, दिस इज द सम ऑफ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, एंड दिस इज द रोल कर रहा है। तो रोल करते समय क्या हुआ कि आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर हम इसको अगर देखें इस तरह से बच्चों, फॉर जस्ट अ मिनट, अगर आप इन दोनों डायग्राम को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करो, तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन का वेलोसिटी ऐसे देखा, इस टिक से देखो, रोटेशनल मोशन का ये डायग्राम देखा, स्टिक से देखो, और रिजल्टेंट जो आया है, रिजल्टेंट आप यहाँ देखो, तो ये रिजल्टेंट आ गया। ऐसे ही आप देख रहे हो जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इस दोनों डायग्राम को अगर आप मिलाओगे तो एक बार वेलोसिटी राइट, एक बार वेलोसिटी लेफ्ट, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर की इस तरह से है, राइट साइड है, ये अपवर्ड साइड है, तो ये आपका वेलोसिटी, रोलिंग की वेलोसिटी ऐसे होगी। और यहाँ पर टॉप को देखो, टॉप पे दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में थी, तो VCM जुड़ा 2 टाइम VCM हो गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि रोलिंग इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस, क्योंकि हम रोलिंग होता हुआ काफ़ी बार देखते हैं। तो अगर मैं आपके साथ इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो फार्मूला हमारा कैसे होगा, एंड रोलिंग एनर्जी इज द हाफ mv स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हाफ mv स्क्वायर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस हाफ I cm ओमेगा स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICM? यहाँ पर ये जो ICM है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ओके, तो इस तरह से आपके पास आ गया सम। अब यहाँ पर एक हम 2 फार्मूले निकालेंगे। एक फार्मूला देखो, हाफ m VCM स्क्वायर है ही, आपने ओमेगा की वैल्यू रख दी। ओमेगा क्या हो गया, V इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूला होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हो गई VCM अपॉन आर। आपने ओमेगा की जगह पे VCM अपॉन आर का स्क्वायर रख दिया। आपने उसके बाद जब इसको ओपन किया, हाफ mv स्क्वायर हाफ VCM स्क्वायर, हाफ इधर कॉमन हो गया, VCM स्क्वायर इधर कॉमन हो गया, ब्रैकेट बचा m टाइम ICM बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज वन काइंड ऑफ फार्मूला फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में कहें, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हाफ mk स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाफ mk स्क्वायर VCM आई आर स्क्वायर, तो हाफ mvc स्क्वायर प्लस हाफ mvc स्क्वायर ये हो गया, बाहर हो गया। ओके, ये दोनों चीज़ बाहर हो गई और आपके पास था 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ई रोलिंग। तो आप देखोगे आपके पास ये दूसरा फार्मूला आ गया है। तो एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है। इसमें से दूसरा फार्मूला जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग के केस में। क्या होता है यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपने
स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकाली, आपने एक सिलेंडर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकाली, तो आप जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो यहाँ पर 1 + k² सॉलिड सिलेंडर के लिए 3/4 mv² आ जाएगा, यानी इस पूरे वैल्यू की, इस पूरे टर्म की वैल्यू 3/4 होगी। सॉलिड स्फीयर के लिए इस पूरे टर्म की वैल्यू 7/10 होगी। हॉलो स्फीयर के लिए इस पूरे टर्म की वैल्यू 5/6 होगी, और हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए इस पूरे टर्म की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह से आपके पास VCm² बाहर mv² के टर्म में रहता रहेगा। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस पर सीधे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। मान लीजिए कोई ढाल है, जैसे आप देख रहे हो, ढाल है जहाँ पर कोई लुढ़कने वाला ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब मूव कर रहा है। अब वो लुढ़कने वाला ऑब्जेक्ट एक स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, इस तरह से खोखली गोला हो सकता है, खोखला सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है और लुढ़क रहा है, और यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, ये एंगल थीटा है और ये वैल्यू h है। तो अब आपके सामने ये डिस्टेंस x हो गई है। तो VCM जो होता है, अब इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लीनियर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसका एक मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर VCM की वैल्यू 2gh/1 + बीटा आता है। यहाँ बीटा क्या है, बीटा जो है वो ICM/mr² होता है। इसे रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर या RIP कहते हैं, RIP इसको हम कह रहे हैं। तो RIP क्या है, बीटा इज द RIP, रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर, जो कि सेंटर ऑफ मास के से होकर गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और mr² यानी उसके जो रेडियस है उसके स्क्वायर टाइम मास के रेशियो के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। h क्या है, इस फार्मूले में h यूज हुआ है, आपको h दिखाई पड़ रहा होगा फार्मूले में आपके पास। अब इस फार्मूले में देखो यहाँ थीटा भी है, तो साइन थीटा h/x, x क्या है, ये डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रही होगी। अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, वेलोसिटी तो निकाल लिया हमने, अगर हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालें तो ये आ जाएगा g टाइम्स साइन थीटा/1 + बीटा। तो आप देख रहे हो 1 + बीटा टर्म यहाँ पे आ रहा, चूंकि वो रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर है तो वो हर जगह पे रोटेशनल मोशन के साथ होगा। अगर हम ये निकालना चाहें कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से चलना शुरू किया और बॉटम तक आया, तो मान लो वहाँ से वहाँ तक की, जब जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ से बॉटम तक की डिस्टेंस s है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, x की वैल्यू आप s के बराबर रख दोगे और टाइम जो होगा वो हो जाएगा 1/sin थीटा। थीटा की वैल्यू आपने देखी कहाँ से, 2h अंडर रूट में 2h टाइम 1 + b, बीटा इज अगेन द RIP एंड अपॉन g। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना से लग रहा है, तो उसका कंपेरिजन देखो। अगर हम एक फ्री फॉल के, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ग्रेविटी के अंतर्गत वो फ्री फॉल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh, न्यूटन की इक्वेशन से निकल आता है। टाइम कितना लगता है, 2h/g, और एक्सेलरेशन क्या होता है, जो ग्रेविटी के तहत वो घूम रहा है, चल रहा है, मूव कर रहा है, फॉल हो रहा है, तो a = g। लेकिन अगर वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है तो v की वैल्यू होती है √2gh, a जो होता है वो g sin थीटा होता है, चूंकि यहाँ a g था लेकिन यहाँ इंक्लाइंड प्लेन की वजह से g sin थीटा हो जाएगा, और t जहाँ पर √2h/g था अब वो हो जाएगा √2h/g, तो रहेगा 1/sin थीटा टर्म आ जाएगा। ये sin थीटा टर्म जो है वो उस इंक्लाइंड प्लेन की वजह से है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग में क्या होगा, आप देखो कैसे मॉडिफिकेशन होता है। वेलोसिटी पहले फ्री फॉल में √2gh था, इंक्लाइंड प्लेन में √2gh था, अब की बार क्या हो जाएगा √2gh/1 + बीटा। तो 1 + बीटा क्यों, क्योंकि 1 + बीटा में बीटा जो है वो रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर है, तो उसकी बात होनी ऑब्वियस है। ऐसे ही एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन g था, g sin थीटा हुआ, अब g sin थीटा/1 + बीटा हो जाएगा। टाइम क्या था, √2h/g था, यहाँ पर √2h/g 1/sin थीटा था, यहाँ पर 1/sin थीटा रहेगा और प्लस 1 + बीटा टर्म आ गया जो कि रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से देख रहे हो फ्री फॉल से इंक्लाइन मोशन से रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से वो मॉडिफिकेशन होता चला जा रहा है। अब क्या रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर का इस्तेमाल सिर्फ यही होता है, नहीं, देखो कुछ और टर्म है, कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी KT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा किसके लिए, सवाल पूछा जाएगा आपके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो जैसे आपसे सवाल पूछा गया कि अगर आपको रोटेशनल और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाला जाए, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो हमेशा बीटा के बराबर होगा। अगेन बीटा इज द रोटेशनल इनर्शियल पैरामीटर, वो बीटा के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम रोटेशनल मोशन को
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को टोटल काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन किया। टोटल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करने का मतलब क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी। तो ये जो सम होगा ये बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होगा। और मैंने इससे पहले आपको बताया है कि सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए बीटा अलग होगा, हॉलो स्फीयर है उसके लिए बीटा अलग होगा, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, सबके लिए बीटा अलग अलग होगा। तो आप अलग अलग बॉडी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का रेशियो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का रेशियो, ये सब निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें तो 1 अपॉन 1 प्लस बीटा आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत अच्छे से आपके सवाल हो जाएंगे। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हमको समझना है, कुछ इंसाइटफुल बातें समझ लें जो कई बार क्या होता है सीधे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, आपने देखा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। अच्छा, रोटेशनल जो होते हैं वो स्लो डाउन करता है ट्रांसलेशनल मोशन को। मतलब जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है, जैसे कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हो तो तेजी से वो मूव करेगी, लेकिन जब वो रोटेट कर रही होती है तो उस समय क्या होती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी रोटेट होने में, एक तो ट्रांसलेटरी मूव तो कर ही रही, साथ साथ रोटेट होने में भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरह से रोटेशन जो होता है वो ट्रांसलेशन का जो वो इफेक्ट होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय टेंसर क्वांटिटी? देखो ऐसा होता है कि जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम स्केलर की बात करते हैं, वेक्टर की बात करते हैं, लेकिन स्केलर में क्या होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। वेक्टर में क्या होता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं, आपको x, y, z और या r, थीटा, फाई, इस तरह से आपको कंपोनेंट निकालने पड़ते हैं। 3 कंपोनेंट आपको यूज करने पड़ते हैं जनरल कार्टेशियन सिस्टम में। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वांटिटीज में 3 से ज़्यादा कंपोनेंट है, 3 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, इस तरह से कंपोनेंट है, पावर पे चलते हैं, तो उन क्वांटिटी को क्या कहेंगे, उन क्वांटिटी को हम नाम देते हैं टेंसर। तो टेंसर वो क्वांटिटी होती है। तो एक तरह से आप समझ लो, अगर टेंसर 0 ऑर्डर का है उसको स्केलर कहा जाता है, अगर टेंसर फर्स्ट ऑर्डर का है उसको वेक्टर कहा जाता है। इस तरह से टेंसर ऑफ सेकंड डिग्री, टेंसर ऑफ थर्ड डिग्री, इस तरह से उनको या ऑर्डर को हम कहते हैं। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है उसके अलग अलग दिशाओं में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग अलग होती है। इसका मतलब वो स्केलर तो नहीं है, स्केलर तो एक हमेशा हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है, और साथ ही साथ वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का इंडिपेंडेंट होता है। आप क्लॉकवाइज किसी ऑब्जेक्ट घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसा नहीं होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एक वेक्टर है ना स्केलर है, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। लॉ ऑफ रोटेशन, अब हम कुछ सिमिलरिटी की बात करें, जैसे आपके पास होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, तो वैसे ही फोर्स की जगह पे यहाँ पर टॉर्क होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा, जस्ट लाइक एफ इज इक्वल टू एम ए। ऐसे ही अगर पावर रोटेशनल की बात करें तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द टाउ फोर्स इनटू, जैसे वेलोसिटी होता है वैसे यहाँ पर क्या है, पावर इनटू एंगुलर वेलोसिटी आपका वर्क हो जाएगा। और वर्क क्या होता है, जैसे वर्क होता है एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स, सॉरी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे यहाँ पर फोर्स की जगह पे टाउ है और डिस्प्लेसमेंट जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने ओमेगा 1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको ओमेगा 2 वेलोसिटी से रोटेट कराना शुरू किया। पहले वो किसी ओमेगा 1 वेलोसिटी के साथ वो रोटेट कर रहा था, हमने उसको पुश किया, कुछ ऐसा किया कि वो ओमेगा 2 वेलोसिटी से रोटेट करना लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, हमने कितना वर्क डन किया, हमारा वर्क डन उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम है जो रोटेशनल मोशन के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये W इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर जो कि बढ़ी हुई वेलोसिटी है माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर जो कि पुरानी वेलोसिटी थी। टॉर्क की बात करें, टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन हो गई। एक और परिभाषा होती है, मोमेंट इज द लीनियर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इसको हम कहते हैं। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है और L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। तो आर क्रॉस पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले लोगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। 2 थ्योरम भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जुड़ी हुई, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करें, सपोज आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर इंस्टेंस सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक एनी ऑब्जेक्ट। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमारे पास, हम कौन से ऑब्जेक्ट दिखाएं, कोई ऑब्जेक्ट से मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के हम एक्स एक्सिस के अबाउट, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है,
इसके अबाउट घुमाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो गए। अब हम सोचें कि जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो आप जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहते हैं क्योंकि हमारी जो जेड एक्सिस है वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जहां दोनों एक्स और वाई एक्सिस कट रही हो उसी से हमारा वो जेड एक्सिस जाना चाहिए। ऐसे ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमने इस एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, यानी कि इसके बाद घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमें ये एक्सिस लेनी हो, हमें इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाना हो इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, आप वो जो एक्सिस थी आपके पास ICM वाली सेंटर ऑफ मास वाली उससे और जो नई एक्सिस है इसके बीच का ये डिस्टेंस ले लो और इस डिस्टेंस का स्क्वायर करो तो h स्क्वायर वही डिस्टेंस है और मास इस ऑब्जेक्ट का जो है वो है ये, और ICM और h स्क्वायर को जोड़ दोगे तो आपको उस नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम चल जाएगा। जाते जाते रोटेशनल काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे आपके पास लीनियर मोशन में v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs या 2as, अब यहाँ a है तो as हो जाएगा, होती है। वैसे ही यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टाइम टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जस्ट फॉर अ मिनट, स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा हो जाता है। एक और चीज़ होती है, एक वैल्यू जो हमको बार बार यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस होता है। अमेरिकन सिस्टम के साथ अगर हम बात करें तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और जनरली क्या होता है हमारा क्वेश्चन जो रेडियन में दिया होता है तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि 360 डिग्री एंड 2 पाई इन दोनों में क्या है, एक डिग्री की यूनिट में है, एक रेडियन की यूनिट में है। और अगर हम बात करें कि रोटेशन पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, तो अगर आप प्लस एक्स एक्सिस से शुरुआत करके रोटेशन ले रहे हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं तो इट इज अ पॉजिटिव रोटेशन, और अगर आप निगेटिव एक्स एक्सिस से, जैसे मान लो निगेटिव एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से आपने शुरुआत की और इस शुरुआत के साथ आप आगे बढ़े तो दिस इज द निगेटिव रोटेशन, इसको मतलब ये निगेटिव रोटेशन होगा। तो अगर आप माइनस एक्स एक्सिस शुरुआत कर रहे हो इट इज निगेटिव रोटेशन, अगर आप प्लस एक्स एक्सिस शुरुआत कर रहे हो इट इज द पॉजिटिव रोटेशन। तो इस तरह से रोटेशन की वैल्यूज प्लस और माइनस हम लोग डिसाइड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला सेशन। नाउ नेक्स्ट वी विल टैकल सम प्रॉब्लम्स जो कि इनके साथ हम लोग टैकल कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो कि आपके तैयारी के लिए ज़रूरी है समझना, वो आने की पोटेंशियल रखते हैं, उस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हैव अ नाइस डे एंड बी विथ अस।